सभी ऑनलाइन आ जाओ। सभी आ जाओ ऑनलाइन। आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार इन्फॉर्म कर देना। चलो ठीक है, अपन ये अज्यूम करते हैं कि आवाज़ आ रही है। ठीक है ना। अभी ऐसा था हमारा, अभी क्या चल रहा है, मौर्योत्तर काल चल रहा है। मौर्योत्तर के बाद अपन तुरंत शुरू कर देंगे बौद्ध और जैन, और उसके बाद गुप्त, गुप्तोत्तर, और उसके बाद जो उधर 600 से 1200 ईसा पूर्व जो है कुछ छोटे छोटे राजवंश हैं उनका पढ़ेंगे, और फिर प्राचीन भारत को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है। प्राचीन भारत के बाद पूछा था क्या पढ़ाना है, खैर अभी तो करीब करीब हफ्ता 10 दिन पूरा लगेगा, तो अभी खैर पूछने का कोई औचित्य है नहीं, बट ठीक है। एक जन ने, बच्चे ने मैसेज किया था कि हिंदी पढ़ेंगे, तो ठीक है, हिंदी का एक चैप्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर अपन पंचायती राज या कॉन्स्टिट्यूशन या साइंस जो भी है उसका करते हुए चलेंगे, और हिंदी को बीच बीच में एक एक दो दो चैप्टर करते चलेंगे। क्लियर है सबको? चलो ठीक है ना। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे कौन कौन से क्या थे, भारत में कितने क्या थे, इंडो जो राज्य थे बाहर के थे, हम उनको बोलते हैं भारत में इंडो ग्रीक राज्य। उसमें हम बहुत सारी चीज़ पढ़ लिए थे। हमने शुंग, भारत के इंडो ग्रीक में हमने बैक्ट्रियन पढ़ लिया था। बैक्ट्रियन जिनको हमने क्या बोला था, यवन बोला था। उसके बाद हमने पढ़ लिया था पर्थियन, सीथियन, शक। अब हम आते हैं लास्ट यूची में। यूची के बाद हम पढ़ेंगे नाग और वाकटक वंश। ठीक है। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग यशस्वी, थैंक यू, आपने मैसेज किया कि आवाज़ आ रही है। ठीक है ना। लिखो कुषाण वंश, ठीक है, लिखो कुषाण वंश। चलो, कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा ऐसी बता रहा हूँ, जब बोलूँगा लिखना शुरू करो तो लिखने शुरू कर देना। ठीक है। अब क्या है, ये कुषाण जो है इनको हम क्या बोलते हैं, कुषाण वंश को हम यूची बोलते हैं। यूची, यूची, यूची एक्चुअली क्या है, चीन की एक जनजाति थी यूची। ये धीरे धीरे इधर आगे बढ़ते गई, और इसकी एक जनजाति ने आके क्या किया, यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया, और यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, कुषाण कहते हैं। यूची, यूची जो थी चीन की एक जनजाति थी या जाति थी, जो लोग यहाँ पे धीरे धीरे आते गए, और इस यूची को ही हम क्या बोलते हैं भारत में, कुषाण वंश कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो ये यूची जो था, यूची का यहाँ पे जो कुषाण वंश का शासक बना उसका नाम था कैटफिजीस फर्स्ट। ठीक है, कैटफिजीस फर्स्ट। कैटफिजीस फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। चलो, कैटफिजीस फर्स्ट। ये कैटफिजीस जो था इसका पूरा नाम था कुजुल कैटफिजीस। ठीक है, कैटफिजीस फर्स्ट बना। ये कैटफिजीस जो था उसका नाम था कुजुल कैटफिजीस। ठीक है, इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके तुरंत बाद आ जाता है कैटफिजीस सेकंड। ये नाम थोड़े से अजीब लगेंगे आपको, लेकिन लिखते चलना। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी नहीं, आगे लिखना जब बोलूँगा। ठीक है, तो कैटफिजीस फर्स्ट के बाद फिर आ जाता है कैटफिजीस सेकंड। ठीक है, कैटफिजीस सेकंड का नाम था विम कैटफिजीस। उसको लिखवाऊंगा तब आपको फिर से बताऊंगा वर्ड को। ठीक है, तो ये जो था उससे थोड़ा सा क्या था और अच्छा था, इसने क्या किया, इसने सोने और तांबे दोनों के ही क्या किए, सिक्के को चलवाए थे। तो ये दो कैटफिजीस शासकों के बाद क्या हुआ, कुषाण वंश का शासक बना कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश का शासक बना कनिष्क। और कनिष्क क्या था, इन दोनों कैटफिजीस से क्या था, बहुत प्रसिद्ध था और महान शासक था। ठीक है, कनिष्क ने क्या किया, धीरे 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 से अपने साम्राज्य का धीरे से विस्तार करना शुरू किया, और वो क्या किया, उनको थोड़ा सा स्टेबल किया। ठीक है,
उन्हें स्टेबल किया, मतलब कुषाण वंश को और ज्यादा स्टेबल किया, और इस पूरे वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक क्या था? कनिष्क ही बन गया। ठीक है, तो कनिष्क ने क्या किए? सिक्के चलवाए। जो कनिष्क के सिक्के थे ना, वो शुद्धता के देखा जाए दृष्टि से तो सबसे शुद्ध सिक्के जो थे वो कनिष्क के ही थे। क्लियर है? तो कनिष्क क्या था? ये बहुत ही ज्यादा महान था और योग्य था। ठीक है, इसने सबसे पहले अपने राज्य के आरंभिक वर्ष में क्या किया? पुरुषपुर यानी कि पेशावर, कश्मीर को अपनी एक राजधानी बनाया, और अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? मथुरा को बनाया। तो कनिष्क के टाइम में दो राजधानियां रही हैं, एक पुरुषपुर यानी कि पेशावर, और दूसरा क्या रहा है? मथुरा। तो ये जो कनिष्क वाला था, ये कनिष्क ने कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ये भारत, गंधार, इधर के जो जितने भी ऊपर के एरिया थे ना, उनमें क्या कर लिया था? अपना शासन क्या किया था? स्थापित कर लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ? कनिष्क जो था, कनिष्क के पहले क्या आई थी? कैटफिजिस 2, कैटफिजिस 1, ये सब क्या थी? चीन की ही एक जनजाति थी। ठीक है, चीन की ही जनजाति थी जो यहाँ पे आके क्या की थी? शासन की थी। अब क्या था? कनिष्क ने चीन के शासक से भी युद्ध लड़ा, जिसका नाम था पान चाऊ। पान चाऊ। कनिष्क ने चीन के एक शासक से भी युद्ध किया, जिसका नाम था पान चाऊ। तो प्रारंभ वाला ऐसा हुआ कि कनिष्क हार गया, लेकिन अगली बार युद्ध करके क्या किया? उसने उसको हरा दिया। क्लियर है? प्रारंभ में तो पांचाऊ से हार गया, लेकिन संभवतः दूसरी बार में क्या किया? इसने अपना बदला ले लिया। ठीक है, चलो, तो इन तीनों के बारे में लिख लो, उसके बाद अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो कैटफिजिस 1, कैटफिजिस या फिजिस, जो भी आपको समझ में आए दोनों लिख सकते हो। सबसे पहले लिखना कैटफिजिस 1, इसका नाम क्या था? कुजुल कैटफिजिस। क्लियर है? इसका नाम लिखते चलो कैटफिजिस 1 में, इसका नाम कुजुल कैटफिजिस था। और कैटफिजिस के पूर्व प्राप्त सिक्कों में किसका नाम मिलता है? सिक्कों में, कैटफिजिस के पूर्व प्राप्त सिक्कों में हर्मियस का उल्लेख मिलता है। हर्मियस का उल्लेख सिक्कों में, किसमें? हर्मियस का उल्लेख सिक्कों में मिलता है। याद रखना, ये कैटफिजिस 1 जो था, उसने केवल तांबे के ही सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसने केवल तांबे के ही सिक्के चलवाए थे, केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे। क्लियर है? बस छोटे छोटे पॉइंट लिख के चलते जाना, जितना इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही लिखना। सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको अभी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। जैसे ही प्राचीन खत्म होगा, इधर मैम फिर मध्यकालीन या इंग्लिश के बाद मध्यकालीन शुरू करेंगी गुलनाज मैम, और फिर अपन को पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी शुरू करना है, और पंचायती राज भी। तो प्राचीन में जितना इंपॉर्टेंट है केवल वही चीज लिखो, अननेसेसरी चीजें अभी ना लिखो। ठीक है, चलो, हो गया। उसके बाद लिखो, अच्छा हाँ, और कैटफिजिस 1 था, इसका क्या था? इसने शासन कहाँ पे किया था? मैंने बताया था काजिकिस्तान, तजाकिस्तान, गांधार वाला एरिया, अफगानिस्तान, ये सब में क्या किया था? इसका शासक था। ठीक है, इसने यहां तक विस्तार कर लिया था। अब कैटफिजिस 1 के बाद आता है कैटफिजिस 2। ठीक है, इसका नाम था विम कैटफिजिस। कैटफिजिस 2, या इसका नाम था विम कैटफिजिस, इसका नाम था विम कैटफिजिस। ठीक है, इसका नाम था विम कैटफिजिस। हो गया, इसका नाम था विम कैटफिजिस। इसने क्या किया था? इसने सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलवाए। इसने सोने तथा तांबे दोनों के सिक्के चलवाए, सोने तथा तांबे दोनों के सिक्के चलवाए। ठीक है, लिख लो कैटफिजिस 2 में इसका पूरा नाम विम कैटफिजिस था,
तथा इसने सोने तथा तांबे दोनों के सिक्के चलवाए। इसने सोने तथा तांबे दोनों के सिक्के चलवाए। और ये जो कैट फिजीज था एक्चुअली तो भले ही ये चीन की जाति जो थी वहां आई थी, यहां था, लेकिन वो क्या था, हिंदू और शैव धर्म का अनुयायी था। लिख लो अगला पॉइंट, यह हिंदू और शैव धर्म का अनुयायी था। हिंदू और शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। कैटफिजीज जो था वो हिंदू और शिव धर्म का अनुयायी था, शिव का अनुयायी था। ठीक है, अब सीधा आ जाओ कनिष्क पे। कैटफिजीज 1 हो गया। कैटफिजीज 1 का हम देख लिए, इसका पूरा नाम था कुजुल कैटफिजीज। कैटफिजीज 1 का पूरा नाम क्या था, कुजुल कैटफिजीज। इसने क्या किया था, तांबे के सिक्के चलवाया था। और इसके पूर्ववत सिक्के जो मिले हैं उसमें हर्मियस का क्या है, उल्लेख मिलता है। तुरंत हम आ गए कैटफिजीज 2 पे। कैटफिजीज 2 जो था इसका नाम था विम कैटफिजीज। इसका नाम था विम कैटफिजीज। और इसने क्या किया था, सोने और तांबे दोनों के सिक्कों को चलवाया था। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इसने हिंदू धर्म और शैव का क्या था, अनुयायी था, इनका अनुसरण करता था। क्लियर हो गया। अब लिखो कनिष्क। कनिष्क हेडिंग डाल लो, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। ये लिखो, 2 कैटफिजीज शासकों के बाद कौन आया, 2 कैटफिजीज शासकों के बाद कौन आया, कनिष्क आया। और ये कनिष्क जो था संपूर्ण कुषाण शासकों में सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे ज्यादा क्या था, बहुत ही कुशल था। ठीक है, संपूर्ण कुषाण शासकों में कुशल था। सबसे ज्यादा कुशल कौन था, इन कैटफिजीज वगैरह को छोड़ने के बाद भी कुषाण के सबसे जो कुशल शासक था कनिष्क था। क्लियर है। इसने क्या की, अपने राज्य के ही आरंभिक वर्ग में क्या की, कश्मीर पर विजय प्राप्त की। कश्मीर पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद इसने राजधानी बनाया पुरुषपुर। इसने राजधानी बनाया पुरुषपुर, यानी कि वर्तमान का पेशावर। और इसकी दूसरी राजधानी थी, और इसकी दूसरी राजधानी इसने बनाया था किसको, मथुरा को। क्लियर है। इसकी पहली राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी, और इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है। अब क्या हुआ, ये कनिष्क ने चीन से भी युद्ध किया। ये कनिष्क जो था चीन से भी युद्ध किया। इसने किससे किया, चीन के पांचाऊ से भी युद्ध किया। चीन के पांचाऊ से युद्ध किया। पांचाऊ से युद्ध किया। अब इस पांचाऊ से जब युद्ध किया तो पहली बार में क्या हुआ, ये जो कनिष्क था स्वयं पराजित हो गया, लेकिन कुछ वजह से क्या था, ये थोड़ा सा अनिर्णायक टाइप का था। लेकिन दूसरी बार फिर से कनिष्क ने हमला किया और अपनी पुरानी वाली हार का बदला ले लिया, यानी कि पांचाओं को बुरी तरह से क्या किया, पराजित कर दिया। क्लियर है। चलो यहां तक हो गया। जल्दी से अगर कोई स्क्रीनशॉट कर रहे हो तो कर लो, स्क्रीनशॉट कर रहे हो तो कर लो, मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं। हो गया। चलो मैं मिटा रहा हूं। थोड़ा सा बस क्लास में जुड़े रहना, कई बार बीच में बोर भी लगता है, लेकिन उसको बोर मत होने देना। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है, कुछ चीजें थोड़ी सी स्टैटिक है, रटने वाली है, तो वहां पे लगता है कि सर ज्यादा हो रहा, उसको रटते हुए चलना, क्योंकि बहुत सारी ये सारी चीजें हैं ना, नहीं मिलेंगी आपको, इधर उधर से इकट्ठा किए गई हैं।
ठीक है, चलो तुरंत आ जाओ। कुषाणों के अधीन भारत की अवस्था, कुषाणों के अधीन भारत की अवस्था, कुषाणों के अधीन भारत की अवस्था। कुषाणों के अधीन भारत की अवस्था। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं, ये मत सोचना कि सर जैसे प्रीलिम्स निकल गया अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं फिर मेंस के टाइम में पूरा नया सिलेबस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं पहले बोलता था 50 to 60, बट ये मान के चलो 70% जो आप प्री में पढ़ रहे हो वो पूरा 70% आपका मेंस में काम आएगा। केवल 20 से 30% जो है नया सब्जेक्ट सिर्फ उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? और क्लास में जो नोट्स बनाए जा रहे हैं या जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो मोर देन इनफ है। क्लियर है? आप अगर इसको भी अच्छे से लिख लिए हो, पढ़ लिए हो ना, तो मेंस में इसके बाहर से कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं। क्लियर है? तो ये मत सोचना कि सिर्फ ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा के क्लास को ख़त्म किया जा रहा है, आपके पास उतनी जगह ही नहीं रहेगी मेंस में लिखने के लिए। क्लियर है? तो ये प्री और मेंस दोनों को लेके चल रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। वनडे एग्जाम में तो डेफिनेटली काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। ऐसा मत सोचना कि प्री ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? चलो, अब क्या था? कुषाणों के अधीन भारत की अवस्था। अब जैसे कि हम लोग हर बार बोलते हैं वही चीज़ रिपीटेशन होता है कि भाई अगर कोई दूसरा देश के संपर्क में हम आ रहे हैं तो संस्कृति का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो इतिहास में एक ये चीज़ है कि आपको रिपीटेशन कुछ कुछ चीज़ों का मिलेगा कि भाई क्या कल्चरल डिफरेंस था, क्या उनका पॉलिटिकल इश्यू था, क्या कौन सी चीज़ें यहाँ से एक्सेप्ट की गई है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो जब कुषाण यहाँ पे आए तो कुषाण ने भारतीय और विदेशी दोनों लक्षणों को क्या किया? आत्मसात किया और ग्रहण किया। ठीक है, इन्होंने भी क्षत्रपों के माध्यम से क्या किया? शासन किया। इन्होंने भी क्षत्रपों के माध्यम से क्या किया? शासन किया। मतलब इन्होंने क्या किया? दो भागों में बांट दिया, ऊपर राजा, उसके नीचे एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे बंदे को सौंप दिए कि इतने एरिया को आपको देखना है, इतने एरिया को आपको देखना है, और इन सब की बागडोर राजा के। मतलब एक केंद्रीय और एक क्या हो गया? प्रांतीय बागडोर में क्या हो गया था? इनके काल में क्या हो गया था? कार्यों को बांट दिया गया था। तो यह भी कहा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की है? तो कनिष्क ने की है। क्लियर है? आप द्वैध शासन कब पढ़ोगे? जब आप हिस्ट्री में इधर आओगे, आधुनिक हिस्ट्री वगैरह के तरफ जाओगे, वहां पे आप द्वैध शासन पढ़ोगे। और इवन जब आप पॉलिटी वाली चीजें भी पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे भारत शासन अधिनियम, ये तो चार्टर एक्ट, वो तो वहां से आपको पता चलेगा कौन कौन सा अधिनियम था। क्लियर है? तो ऐसा कहा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत भी क्या की थी? कनिष्क ने कर दी थी। तो ये क्या था? विदेशी लक्षण था। ठीक है, विदेशी लक्षण था, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था तक्षशिला के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप। तो ये लोग क्षत्रप वाला व्यवस्था कौन किया था? जो इंडो ग्रीक लोग आए थे उन्होंने किया था। तो ये विदेशी लक्षण है। अब क्या हुआ? जो मृतक थे जो मरते थे, तो उनके वहां पे ना काष्ठ के, लकड़ी के, पत्थर के क्या स्तंभ बना दिया जाता था। तो ये परंपरा को भी क्या किया? कुषाणों ने क्या किया? जारी रखा। क्लियर है? कुषाणों ने जारी रखा। अब यहाँ पे क्या हुआ? व्यापार जो था बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया। व्यापार बहुत समृद्ध हो गया और कुषाणों के काल में भारत का व्यापार जो था जल मार्ग, थल मार्ग दोनों से ही बहुत पीक लेवल पे पहुंच गया था। इसका एक ये कारण था कि रेशम मार्ग की क्या थी? रेशम मार्ग जो थी इनके आयात और निर्यात की सबसे बेहतरीन जगह बन गई थी। ठीक है, रेशम मार्ग याद रखना। रेशम मार्ग को आपने इसमें अभी जियोग्राफी में भी पढ़ा है, गुलनाज में हमने पढ़ाया है। ठीक है, रेशम मार्ग कौन सा वाला दर्रा है? किसी ने पढ़ा है? याद आ रहा है? सिक्किम में कौन सा दर्रा है? थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, एक बार बता दो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। चलो एक बार रिकॉल करना और ग्रुप में मैसेज डाल देना। ठीक है, वो दर्रा मैं नहीं नाम ले रहा हूं, बस दर्रे का नाम नहीं ले रहा हूं। आप दर्रे का नाम मेरे को याद से टेलीग्राम चैनल में सभी लोग डाल देना। क्लियर है? रेशम मार्ग मतलब कौन सा वाला दर्रा अभी वर्तमान में है जिसको रेशम मार्ग वाला मार्ग बोलते हैं। ठीक है, और जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो 1962 में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था।
भारत और चीन युद्ध जब हुआ था तो 1962 में इस दर्रे को क्या किया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में 6 फरवरी 2006 को वापस से इस दर्रे को क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है। क्लियर है? ये इस दर्रे की हिस्ट्री है। उस दर्रे का बस नाम नहीं ले रहा हूं, आप मेरे को मैसेज करना। क्लियर है? चलो ठीक है। तो रेशम मार्ग वाला जो था ये आयात निर्यात का बहुत बढ़िया मार्ग बन गया था। तो भारतीय जो थे ना क्या करते थे, रेशम और कुछ चीजें जो थी वो क्या करते थे, आयात करते थे। और उसके बदले में क्या होता था, गरम मसाले और बहुत सारी चीजें, जो मेवा, मिष्ठान, गरम मसाला और ये सारी चीजें क्या करती थी, ये लोग रोम को क्या करते थे, निर्यात करते थे। तो ये व्यापार का एक बहुत अच्छा क्या हो गया था, सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो गई थी। क्लियर हो गया? व्यापार की एक अत्यंत सुदृढ़ व्यवस्था यहां पे स्थापित हो गई थी। क्लियर है यहां पे सबको? ठीक है। चलो, तो ये जो व्यापार होता था ना, तो ये बाकायदा सिक्कों का आदान प्रदान होता था। ये कुषाण जो थे पैसे मतलब सामान खरीदने के बदले में सिक्के देते थे। और शुद्धता की दृष्टि से जो कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं वो बहुत अधिक शुद्ध है। याद रखना, कुषाण काल में मिले सिक्के यानी कि कुषाणों के सिक्के जो हैं बाकी सभी सिक्कों से क्या है, अत्यंत शुद्ध है। ठीक है, ये सबसे शुद्ध सिक्के प्राप्त कुषाणों के हुए हैं। चलो अब इसमें फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब ये कुषाण काल था उस समय भी क्या था, वर्ण व्यवस्था क्या थी, यहाँ पे विद्यमान थी। कुषाणों के टाइम में भी वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस काल में वर्ण व्यवस्था क्या थी, जन्म से ही हो जाती थी, लेकिन कर्म मूलक कहीं ना कहीं थी। स्त्रियों की भी स्थिति क्या थी, नॉर्मल थी, एकदम दयनीय नहीं थी, नॉर्मल थी। ठीक है, जैसे हम देखे थे उत्तर वैदिक काल और उसके बाद जो आए थे महाजनपद काल, यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति नॉर्मल थी, बहुत ज्यादा दयनीय नहीं थी। दयनीय तो थी ही लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। इनकी स्थिति में क्या था, सुधार आया था। क्लियर है? ठीक है। अब कनिष्क के दरबार में एक बहुत ही दरबारी मतलब एक महान दरबारी थे जिनका नाम था अश्वघोष। ठीक है, कनिष्क के दरबार में एक दरबारी थे जिनका नाम था अश्वघोष। और अश्वघोष के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कनिष्क ने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इसके साथ साथ ग्रहण करने के साथ साथ उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को थोड़ा सा आश्रय भी दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करने लगा। याद रखना, बौद्ध धर्म की एक संगीति होगी, ये कनिष्क के टाइम ही कुंडलवन यानी कि कश्मीर में होगी। इसको अभी लिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैं जस्ट नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है बौद्ध धर्म शुरू करूंगा तो वहां पे लाइन से उसकी चारों संगीति लिखा दूंगा। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो कनिष्क के टाइम यानी कुंडलवन कश्मीर में ही बौद्ध संगीति भी हुई थी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था। चलो, तो अश्वघोष जो थे, अश्वघोष क्या थे, इनके दरबार के एक रत्न थे। अश्वघोष की किसी को रचना याद है क्या? अश्वघोष की रचना किसी को याद है क्या? इसको कला और संस्कृति में हम लिखेंगे, लेकिन आप रफली क्या है इस चीज को यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना। और एक और चीज याद रखना, बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बट गया था। एक कौन सा था, महायान, और दूसरा क्या था, हीनयान। क्लियर है? एक था हीनयान और दूसरा क्या था, महायान। तो जो ये महायान वाली शाखा थी ना, कनिष्क ने उसको बहुत ज्यादा क्या किया था, संरक्षण दिया था। ठीक है, बौद्ध की महायान शाखा को कनिष्क ने बहुत ज्यादा क्या दिया था, संरक्षण दिया था। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अश्वघोष जो थे उन्होंने सारीपुत्र प्रकरण ऐसे करके बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रैंडमली आता है ऐसा सिर्फ पूछ के कि सारीपुत्र प्रकरण सौंदरानंद किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, आपको वो रचना इधर वाले जो रचना है ना प्राचीन काल के, वो एकदम कंठस्थ कर लेना है। क्लियर है? उसको कंठस्थ कर लेना है। तो ये इसको मैं कला संस्कृति में याद से लिखवाऊंगा। पीतांबर बंजारे, वेरी गुड, ठीक है भाई, आंसर दिए हो, एकदम करेक्ट है।
दर्रा का नाम आप लिख के भेजे हो, बहुत सही। चलो, अच्छा लग रहा है कि क्लास में बच्चे एक्टिव हैं। हिस्ट्री के कई सारे पोर्शन कई बार थोड़े से बोर लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप हिम्मत बनाए रखना, हम लोग को भी अच्छा लगता है ऐसे रिप्लाई आता है तो। चलो ठीक है। अब कनिष्क के दरबार में ही एक दार्शनिक भिक्षु, जिनके बारे में हमने कहा पढ़ा था, मिलिंद पन्हो में, याद आया क्या? मिलिंद पन्हो, मिनांडर और किसके बीच में? नागार्जुन के बीच में क्या था? एक दार्शनिक वार्तालाप था, जिससे प्रभावित होकर मिनांडर ने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। याद आया सबको? मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और एक दार्शनिक संलाप का भी वर्णन है किसमें? मिलिंद पन्हो में। तो ये जो नागार्जुन था, ठीक है, याद आ रहा है सबको? तो ये कनिष्क के दरबार के रत्न थे। क्लियर है? नागार्जुन क्या है? कनिष्क के दरबार के क्या बने? नवरत्न बने या रत्न बने। और ऐसा नहीं है कि ये केवल दार्शनिक थे, ये अपने जमाने के क्या थे? साइंटिस्ट भी थे, यानी कि वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को दिया है। क्लियर है? इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। ठीक है, चलो एक और चीज समझ लो। कनिष्क के काल में मूर्ति कला के, कनिष्क के काल में मूर्ति कला का भी क्या हुआ? विकास हुआ था। और उस काल में एक्चुअली गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला या मूर्ति शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों का क्या हुआ? यहां पे पूरा इन दोनों का विकास हो चुका था। स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, मथुरा और गांधार, और साथ ही अमरावती शैली का भी विकास धीरे धीरे होना इसी काल में शुरू हो गया था। क्लियर है? एक बार इस लाइन को फिर से ध्यान दे दो। कनिष्क के समय ही गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। ये दो मुख्य शैली थी मूर्ति कला की, लेकिन अमरावती शैली का भी विकास होना इस समय क्या था? प्रारंभ हो गया था। तो ये क्या था? कनिष्क का, यानी कि कुषाणों के अधीन भारत की अवस्था, मतलब कुषाणों के साथ क्या क्या चीज हुआ था और भारत में क्या अवस्थाएं लागू हुई थी। यहां तक कि सबको हो गया। चलो अब मैं लिखा रहा हूं और लिखते जाना। मैं बोलते जा रहा हूं और साथ में बोर्ड में भी लिख रहा हूं। जो लोग बोर्ड देख के लिख रहे हैं, पूरा लिखने के बाद स्क्रीनशॉट कर लेना। तो मैं जो चीज भी पढ़ाया हूं उसको लाइन से रिपीट करते जा रहा हूं और आप लिखते चलो। क्लियर है? मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लिख भी रहे हो। हालांकि मेरे को बहुत कम बच्चे ही लिख रहे हैं ऐसा पता चला है, बट फिर भी एज्यूम कर रहा हूं कि लिख रहे हो। अगर एक भी बच्चा लिख रहा है तो लिखाना तो पड़ेगा। चलो कुषाणों के अधीन भारत की अवस्था, हेडिंग डाल लो। ठीक है, इनकी व्यवस्था में भारतीय और विदेशी दोनों लक्षण थे। भारतीय प्लस विदेशी दोनों लक्षणों का क्या था? समावेश था। दोनों लक्षणों का क्या था? समावेश था। समावेश था। ये द्वैत शासन वाला जो मैं बोला हूं ना, द्वैत शासन मतलब करते थे एक ऊपर और एक नीचे, इसको मैं महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य में लिखवाऊंगा, अभी यहां पे मत लिखो। ठीक है? तो अगर लगे कि सर एक पॉइंट मिसिंग हो रहा है तो ध्यान, मतलब उस चीज को वो मत लेना, उसको मैं महत्वपूर्ण पॉइंट में लिखवाऊंगा। क्लियर है? पहला पॉइंट लिखो, भारतीय तथा विदेशी दोनों लक्षणों का समावेश था। ठीक है? और कई जगह तो संयुक्त, मतलब दो शासक एक साथ शासन कर रहे हैं, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। ठीक है? संयुक्त शासन का भी उल्लेख मिलता है। संयुक्त शासन का भी उल्लेख मिलता है। संयुक्त शासन का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखना, संयुक्त शासन का भी उल्लेख मिलता है। आप किम कैटफिजीज, ये कैटफिजीज, ये सब कैटफिजीज 1 2 वो आपको एकदम प्रॉपर याद है कि नहीं? आप डेफिनेटली पढ़ना, ऑप्शन देख के आप आंसर बना सको इतना होना चाहिए। लेकिन कुषाण वाले जो पॉइंट्स हैं आप उसको बहुत अच्छे से रट लेना, है ना? अगर मान के चलो इधर से क्वेश्चन आता है तो कुषाण उनका फेवरेट टॉपिक रहता है।
ठीक है, हो गया। चलो अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो। कुषाण काल में जल तथा थल दोनों मार्गों से क्या होता था? व्यापार होता था। दोनों मार्गों से व्यापार होता था। दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ठीक है, दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ठीक है, इसका क्या था? ना केवल एशिया बल्कि पाश्चात्य मतलब यूरोपीय देशों के साथ भी इनका क्या था? बहुत अच्छा क्या था? व्यापारिक संबंध था। तो मतलब इनका जो व्यापारिक संबंध था, रेशम मार्ग ये सब वाला बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं था केवल एशिया के देशों बल्कि यूरोपीय देशों के साथ भी इनका क्या था? बेहतरीन और घनिष्ठ संबंध था। ये वाला पॉइंट लिख लो। व्यापार इनका एशिया के साथ साथ यूरोपीय देशों के साथ भी घनिष्ठ था। क्लियर है? जल और थल दोनों मार्गों से क्या होता था? इनका व्यापार होता था। ठीक है, कुषाणों ने रेशम मार्ग पर कब्जा करके व्यापार को सुगम किया। रेशम मार्ग पर कब्जा और व्यापार को सुगम किया। व्यापार को सुगम किया। क्लियर है? इन्होंने क्या किया? रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया और व्यापार को सुगम कर लिया। ठीक है, अब ठीक है, अब आयात निर्यात में हम क्या मंगाते थे और क्या भेजते थे, ये दो चीज, हम क्या मंगाते थे और क्या भेजते थे, ये चीज याद रखना। यहां से हम भारतीय जो थे, हम भारत के जो व्यापारी थे, यहां से रेशम और सोना, रेशम और सोना क्या करते थे? हम यहां से आयात करते थे, मतलब मंगवाते थे। और रेशम मार्ग से हम क्या चीजें भेजते थे? तो भेजने वाले में लिखो, भेजने वाले में लिखना सबसे पहले मसाला, मोती, मतलब कॉमा डाल डाल के लिखते जाना, मसाला कॉमा मोती कॉमा मलमल कॉमा हाथी दांत के औजार, हाथी के दांत के औजार, ठीक है, कॉमा चंदन, कॉमा चंदन के बाद हम औषधियां। देखो हम इतनी सारी चीजें क्या करते थे? निर्यात करते थे। क्लियर है? आयात में हम रेशम और सोना करते थे, लेकिन निर्यात में हम मसाला, मोती, मलमल, चंदन, चंदन के साथ औषधियां, औषधियों के बाद हाथी के दांत से बने आभूषण या औजार, जो भी चीजें हम क्या करते थे? निर्यात करते थे यूरोपीय और एशिया के अन्य देशों को। क्लियर है? यहां पे व्यापार में अगला पॉइंट लिखो, व्यापार में सिक्कों का प्रयोग, व्यापार में सिक्कों का प्रयोग, व्यापार में सिक्कों का प्रयोग। और याद से फिर से लिख लेना, कुषाण कालीन सिक्के शुद्धता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ थे, मतलब श्रेष्ठ थे। कुषाण कालीन सिक्के शुद्धता की दृष्टि से परिपूर्ण थे, शुद्धता की दृष्टि से परिपूर्ण थे। ठीक है, एक दो वर्ड मैं बोर्ड में कुछ लिख रहा हूं और बोल कुछ रहा हूं, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, तो घबराना मत। ठीक है, समाज का विभाजन इस समय क्या था? जन्म के आधार पर हो गया था, जन्म के आधार पर ही था, और कर्म के आधार को भी महत्व देते थे, लेकिन मोस्टली जन्म के आधार ही था। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इतना कठोर नहीं था। ठीक है, लेकिन इतना कठोर नहीं था।
ठीक है, था। स्त्रियों की दशा जैसे उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी, इस काल में नॉर्मल थी। ठीक है, इतनी दयनीय नहीं हुई थी स्त्रियों की दशा। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो, कनिष्क जो था अश्वघोष के प्रभाव से क्या किया, बौद्ध धर्म क्या किया, ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्या किया कनिष्क ने, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्लियर है, किसी का मैसेज आया क्या, ओके। कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्लियर है, उसके बाद लिखो, और केवल ग्रहण ही नहीं किया बल्कि क्या किया, उसका प्रचार प्रसार भी किया, प्रचार प्रसार भी किया। और एक और चीज याद रखना, इसने किसको, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, तो इसने क्या किया, महायान को संरक्षण दिया, महायान को संरक्षण दिया। याद रखना बौद्ध संगीति भी कहा, कनिष्क के टाइम में ही, कनिष्क के टाइम में ही बौद्ध संगीति हुई। इसका डिटेल में बौद्ध जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको लिखाऊंगा। यहां पे सिर्फ आप एक क्लू टाइप का याद रखो कि आपको ध्यान में रहे कि कनिष्क के टाइम में है। कहां पे हुआ था, कुंडलवन, कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, मैं मिटार के आगे फिर लिखवाऊंगा। हो गया, चलो मैं मिटा रहा हूं, आगे फिर इसके लिखेंगे, अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है ना, चलो अब तुरंत आ जाओ। कनिष्क ने विद्वानों को अपने दरबार में क्या दिया था, कनिष्क ने विद्वानों को अपने दरबार में, कनिष्क ने विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था, जो कि मैं पहले बताया हूं, उसी चीज को लिखा रहा हूं। कौन कौन से विद्वान थे, सबसे पहले आप लिखो अश्वघोष, अश्वघोष। अगले इसी पॉइंट में लाइन से लिखते जाना है ना, अभी वो पॉइंट जो मैं मिटा रहा हूं वो खत्म नहीं हुआ, उसी के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखते जाना। क्लियर है, उसी के लाइन से लिखने जाना। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण की रचना की। यह रचना मैं आपको कला संस्कृति में भी लिखवाऊंगा। दूसरा यहां पे कौन थे, दार्शनिक नागार्जुन। ठीक है, दार्शनिक नागार्जुन, दार्शनिक नागार्जुन भी क्या थे, इनके दरबार की शोभा थे। ठीक है, और ये सिर्फ दार्शनिक ही नहीं थे, क्या थे, ये वैज्ञानिक भी थे, याद रखना है ना, ये वैज्ञानिक भी थे, ये दार्शनिक के साथ साथ क्या थे, वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने अपनी पुत्र माध्यमिक, इन्होंने अपनी रचना, एक बार आराम से लिखना, ये वैज्ञानिक भी थे, इन्होंने अपनी रचना, इन्होंने अपनी रचना माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इनके दरबार के लोग कौन कौन थे, याद रखना, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। और इवन इनको कई जगह में क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है,
भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है इन्हें। आइंस्टीन या आइंस्टाइन, आपको जो लिखना है लिख लो। इन्हें भारत का आइंस्टीन या आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, हो गया। चलो, इन एक और लिखना, मंथर। मंथर एक बहुत ही बुद्धिमान क्या थे, व्यक्ति थे, और वो कौन थे, इनके दरबार में यानी कि कनिष्क के दरबार के क्या थे, मंत्री थे। तो मंथर क्या थे, कनिष्क के दरबार के मंत्री थे। ठीक है, मंथर कनिष्क के दरबार के मंत्री थे। यहां तक हो गया। अब कनिष्क के टाइम ही मूर्तिकला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। मूर्तिकला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। मूर्तिकला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। मूर्तिकला की दो स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। पहला कौन सी, गांधार शैली, और दूसरी कौन सी थी, मथुरा शैली। गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली, ये दो। और या नीचे में एक पॉइंट टाइप का ऐसे लिखना कि नीचे में एक पॉइंट डाल के लिखना, अमरावती शैली। अमरावती शैली का भी विकास होना इस काल में शुरू हो गया था। अमरावती शैली का भी विकास शुरू हो गया था। अब ये गांधार शैली क्या है, मथुरा शैली क्या है, अमरावती शैली क्या है, ये जब कला संस्कृति पढ़ेंगे ना तब आपको वो तीनों का डिफरेंस पता चलेगा। क्लियर है कि गांधार शैली में हम संगमरमर के पत्थर यूज कर रहे हैं, मथुरा में हम लाल पत्थरों का यूज कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं, किसी में सजावट को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किसी में सादगी को ध्यान दिया जा रहा है। तो ये डिफरेंस हम वहां पे पढ़ेंगे, तो उसको वहीं पे याद रखना। क्लियर है। और अभी पीएससी के पैटर्न के हिसाब से कला संस्कृति से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलो, यहां तक हो गया। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कुषाण वंश को अभी यहां पे हम खत्म कर रहे हैं। कुषाण वंश के बाद हम तुरंत क्या शुरू करेंगे, नाग और वाकाटक। नागवंश सिर्फ 2 लाइन का लिखना है हमको, और उसके बाद हम वाकाटक वंश थोड़ा सा लंबा है उसको लिखेंगे। उसके बाद तुरंत हम महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य लिखेंगे, और ये पूरा मौर्योत्तर काल खत्म हो जाएगा। 1 मिनट में टाइम देख लूं। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग नागवंश शुरू कर सकते हैं। तो यहां पे कुषाण वाला खत्म हो गया। कुषाण में किसी को डाउट है तो मैसेज करके पूछ लो। जो स्क्रीनशॉट कर रहे हैं स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं मिटा रहा हूं। चलो ठीक है, अगला लिख लो, नाग एवं वाकाटक वंश। तो अभी सिर्फ नागवंश हेडिंग डालो और इसके अंदर सिर्फ 2 लाइन लिखना और छोड़ दो उसको। अगला लिखो नागवंश। नागवंश, इसके अंदर सिर्फ 2 लाइन लिखना और छोड़ देना। ठीक है, चलो ठीक है ना। नागवंश, नागवंश में सिर्फ 2 से 4 लाइन लिखो और उसको छोड़ दो। ठीक है, हिस्ट्री अभी अपन पढ़े, अभी ये छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपने वाकाटक वंश वगैरह पढ़ा होगा, सातवाहन वंश भी पढ़ा होगा। तो ये वाकाटक, सातवंश, ये सबसे संबंधित जो चीजें छत्तीसगढ़ में मिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस चीज को भी याद रखना है ना। और छत्तीसगढ़ का ऐसा है, थोड़ा सा इतिहास जो है ना इंडिया के कंपैरिजन में छोटा है।
इंडिया के कंपैरिजन में छोटा है। तो आप अगर अच्छे से याद करोगे ना तो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में आपकी पकड़ अच्छी हो सकती है। और भावेश सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलो चलो, तो ये नागवंश का जो उदय था, ये नागवंश का उदय कहाँ पे हुआ था? मध्य भारत और उत्तर प्रदेश वाले एरिया में क्या था, इन नागवंशों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। ठीक है, नागवंशों का उदय इस तरफ उत्तर भारत वाले और मध्य भारत वाले क्षेत्र में क्या हुआ था? हुआ था। एक लाइन हो गई, क्लियर है? मैंने कहा था सिर्फ 2 लाइन में खत्म करेंगे, ये एक लाइन हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है, आराम से सुनो। दूसरी लाइन है, नागवंश के जो बहुत से शासक थे ये क्या थे? समुद्रगुप्त के क्या थे? समकालीन थे। और चंद्रगुप्त तृतीय जो थे उनका विवाह नागवंश कुबेर नाग से हुआ था। नागवंशीय रानी जो थी उनसे हुआ था और उस रानी का नाम क्या था? कुबेर नाग। ठीक है, नागवंशीय रानी थी जिनका नाम था कुबेर नाग। क्लियर है? चंद्रगुप्त तृतीय का विवाह नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नाग के साथ हुआ था। ठीक है, बस 2 ही लाइन लिखे रहो यहां पे आप। जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है नागनिका का नाना घाट वाला, उसको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाऊंगा। बस इसको यहीं पे क्लोज कर दो और तुरंत हेडिंग डाल दो वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, तुरंत हेडिंग डाल दो वाकाटक वंश। ठीक है, चलो अब क्या था? 3री से 6वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ? ये वाकाटकों ने क्या किया? शासन किया। 3री से 6वीं के बीच में ऐसा रहा कि वाकाटकों ने शासन किया। और ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन वंश जो थे ना वो उनके ही सामंत थे। ये जो वाकाटक हैं, सातवाहन जो वंश थे उनके ही क्या थे? सामंत थे। और ये जो वाकाटक थे स्वयं को क्या कहते थे? हरिपुत्र कहते थे। क्लियर है? वाकाटक वंश वाले में के बारे में हम ये कहते हैं कि ये वाकाटक स्वयं को हरिपुत्र कहते थे। हरिपुत्र कहते थे। और ये क्या थे? सातवाहनों के अधीन क्या थे? सामंत ही थे। बाद में आगे चल के क्या हुआ? इन्होंने सातवाहनों की कमजोरियों का फायदा उठाकर क्या किया? एक अपना अलग से वंश रख दिया और उस वंश का नाम क्या रखा? वाकाटक वंश नाम रखा। क्लियर है? आपने छत्तीसगढ़ की इतिहास जब पढ़ो, इसमें बहुत सारे राजा लोगों का नाम है, इसलिए मैं अभी लिखा नहीं रहा हूं, है ना? इसमें बहुत सारे राजाओं का नाम है इसलिए अभी लिखा नहीं रहा हूं। चलो अभी भी 10 मिनट तो बचा है, 2-3 राजाओं का हो सकता। चलो क्या था? आपने वो पढ़ा है हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति, याद आ रहा है आपको? हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में क्या वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजयी यात्रा के दौरान महेंद्र एवं कांतार के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है एग्जैक्टली जो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं। हम इसको यहाँ भारत में नहीं पढ़ते हैं, हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं। और वो ये पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजयी यात्रा के दौरान महेंद्र एवं कौशल नरेश महेंद्र, मतलब कौशल के राजा महेंद्र और व्याघ्रराज को पराजित किया। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वही महेंद्र है जो हमें अभी वाकाटक वंश में मिलेंगे। क्लियर है? तो इंडिया का जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में है वो पैरेलल ही चलेगा आपका। तो आप छत्तीसगढ़ वाला पढ़ चुके हो ना, तो यहाँ की चीजें आपको धीरे धीरे रिकॉल होंगी। ठीक है, तो वाकाटक वंश का ही ये महेंद्र था जिसको किसने? समुद्रगुप्त ने क्या किया था? हराया था। ठीक है, चलो देख लेते हैं टाइम तो। ठीक है ना? वाकाटक वंश थोड़ा सा लंबा है, उसमें लाइन से कई सारे राजा हैं, है ना? तो उनको बीच में छोड़ के ऐसे आगे बढ़ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आज की कक्षा को 5 मिनट पहले ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आज की कक्षा को 5 मिनट पहले ही खत्म कर रहे हैं। कल वाकाटक पूरा करेंगे और महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों को लिखेंगे और उसके तुरंत बाद में अगर टाइम रहा ना तो बौद्ध वाले का इंट्रोडक्शन अपन देख लेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी है एग्जाम के रिगार्डिंग
रिगार्डिंग अगर आप कोई पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, एक बार पर्सनल मैसेज कर देना, सर ये चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको बुक लिस्ट या क्या की चीज़ कहाँ से पढ़ना है, कौन से पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, वो चीज़ पर्सनल मैसेज में आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि सब इतने सारे लोग जुड़े हैं, सबका अलग अलग इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। पर मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हो, अच्छी चीज़ है आप दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाले को भी आप ध्यान दो, है ना। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में आपको 7% रिजर्वेशन है, उसका फ़ायदा उठा लो, वरना बैकलॉग में ये पूरी पोस्ट चले जाती है, ठीक है। पीएससी को थोड़ा सा लक्ष्य बना के एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते रहो। ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास में चल रहा है, इसके अलावा भी आप सब्जेक्ट्स को उठा के धीरे से पढ़ते रहो, ताकि आपका पीएससी अगर प्री क्वालिफाई हो जाता है ना, तो बेस्ट तरीके से मेंस की तैयारी कर लेंगे, है ना। चलो, अभी की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, कल वाकाटक शुरू करके बहुत भी शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, सभी को गुड नाइट।